नमस्कार दोस्तों। किसी ने क्या खूब कहा है, सूरज हर शाम को ढल ही जाता है। सूरज हर शाम को ढल ही जाता है, पतझड़ बसंत में बदल ही जाता है। मेरे मन मुसीबत में दुखी मत होना, मेरे मन मुसीबत में हिम्मत मत हारना। समय कैसा भी है गुजर ही जाता है, गुजर ही जाता है। नमस्कार मित्रों, मैं आपका चिरपरिचित मित्र विनय कुमार सिंह आपके समक्ष एक छोटी सी कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। एक समय की बात है, एक डाकू था। वह बहुत हत्यारा था। उसने हत्याएं कर करके अपने जीवन से बहुत त्रस्त आ चुका था। उसने सोचा कि अब कुछ अच्छा काम किया जाए और ईश्वर के द्वार जाने का कोई मार्ग ढूंढा जाए। अतः वह तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पे निकल गया। वहाँ देखा तो उसने तरह तरह के विविध विधि के साधु संत वहाँ पे तपस्या कर रहे थे। कोई एक पैर पे खड़ा है तो कोई उल्टा पैर पे खड़ा है, कोई 200 साल से तपस्या कर रहा है। इस सब चीज़ को देख कर बहुत विचलित हुआ। उसने कहा, यार अगर 200 साल से कोई तपस्या कर रहा है तो उसको तो मोक्ष नहीं मिला, हमें कैसे मिलेगा? अगर हमें मोक्ष मानना है, अगर हमें ईश्वर को खुश करना है, हमें कुछ ऐसा करना होगा जो सबसे कठिन तपस्या हो। अतः वह एक बरगद के पेड़ के नीचे गया और उसकी डाली पे उल्टा लटक गया और मिर्च, सूखी मिर्च होती है, उसी को नीचे जलाता था और उसकी जो गंध आती थी, उसकी जो धुआं आता था, उसको नाक में सूंघता था। एक तरह से एक सूखी मिर्च अपने आप में ही बहुत घातक होती है, बहुत प्राणलेवा होती है। उसके बाद वो वृक्ष से ऊपर लटक के उसको सूंघ रहा था। ऐसे करते करते उसको एक हफ्ता हुआ तो उधर से नारद जी गुजर रहे थे। नारद जी से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा, तुम ऐसा तपस्या क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा, प्रभु जी, मैं बहुत बड़ा हत्यारा हूँ, मैंने बहुत हत्याएं की हैं। मैं चाहता हूँ कोई बहुत कठिन तपस्या करूँ जिससे हमारे ईश्वर हम पे प्रसन्न हो जाएं। उसने कहा, ठीक है, करो, शायद ईश्वर प्रसन्न हो जाए। तो इसी तरह समय बीतता गया। 1 महीना हो गया। नारद जी को लगा कि अरे एक आध हफ्ता करेगा, 2 हफ्ता करके बंद कर देगा। तो नारद जी को ने देखा, फिर वो तपस्या कर रहा है। 1 महीना हो गया। तो नारद जी को बहुत आश्चर्य हुआ। तो फिर वो उसी के पास आए, कहें, अभी तुम थके नहीं, अभी तपस्या कर ही रहे हो? कहा, हाँ प्रभु जी, मैं तो करूँगा, क्योंकि मुझे मोक्ष पाना है और मैंने इसके लिए बहुत मैं संकल्पित होकर आया हूँ। उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है? कहा, अच्छा प्रभु जी, आप तो भगवान विष्णु के यहाँ जाते होंगे? कहा, हाँ मैं जाता हूँ। कहीं उनसे जाइएगा तो एक बात कहिएगा कि क्या ईश्वर कभी मुझसे प्रसन्न होंगे, मुझे आशीर्वाद देंगे, क्या मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाएंगे? कहें, बस इतना प्रश्न आप पूछ लेना, मेरे लिए यही बहुत बड़ा उपकार होगा। उसने कहा, ठीक है। तो नारद जी भगवान विष्णु क्या गए। भगवान विष्णु से कहे, प्रभु जी, आपका एक तपस्वी है, बहुत घोर तपस्या कर रहा है। भगवान विष्णु ने कहा कि हाँ मैं देख रहा हूँ, उसकी तपस्या जब पूरी हो जाएगी तो उसको मैं दर्शन दूंगा। उसने कहा, प्रभु जी, उसने यही पूछा है, उसको आप दर्शन दोगे या नहीं दोगे? दोगे तो कब दोगे? कह रहे, सही समय आने पे दे दूंगा। उसने कहा कि अच्छा ठीक है। तो फिर नारद गए उस शिष्य के पास।
सफल हों और ऐसे लोगों से मिल के अपने लक्ष्य को हम बदल सकते हैं और लक्ष्य को अपने हासिल कर सकते हैं। थैंक यू मित्र। लेखपाल और वीडियो को फोकस करते हुए आज हिंदी में हम संधि के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, संधि की जहाँ तक महत्ता की बात है तो एग्ज़ाम में इससे 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं। तो 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। अगर 50 क्वेश्चंस हैं, अगर मान लीजिए 25 क्वेश्चन एग्ज़ाम पूछ रहा है तो भी 2 से 3 क्वेश्चन आता है। तो संधि क्या है? संधि 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्ण हमने कल ही आपको बताया कि स्वर और व्यंजन को हम वर्ण कहते हैं। तो संधि के प्रकार में पहला स्वर संधि आता है, उसके बाद व्यंजन संधि आता है, फिर विसर्ग संधि आता है। मित्रों, तीनों विभाजन में सबसे इम्पॉर्टेंट स्वर संधि है और स्वर संधि में लोगों को कन्फ्यूज़न भी होता है। तो मैं कुछ ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप स्वर संधि के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। देखिए मित्रों, स्वर संधि को हमने जो इसमें बंटवारा किया हुआ है तो गुण संधि को हमने यण संधि के साथ रख लिया है और वृद्धि संधि को हमने अयादि संधि के साथ रख लिया है और दीर्घ संधि को हमने अलग छोड़ दिया है। अतः आप यहाँ पे गुण को यण के साथ लेंगे, पढ़ा जाएगा, और वृद्धि को हम पढ़ेंगे किससे? अयादि के साथ पढ़ेंगे। इसकी वजह यह है कि इसमें बहुत सिमिलरिटीज़ हैं और इस आधार पर हमें जल्दी से याद कर लेते हैं। देखिए, अब दीर्घ संधि क्या है? 2 सवर्ण मिलकर आपस में दीर्घ हो जाते हैं। जैसे आ के बाद अगर अ या आ आए या अ आए तो दोनों मिलके आ हो जाते हैं। जैसे विद्यालय में विद्यालय की हम लोग एग्जाम्पल बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसी तरह शिवालय है, शिव प्लस आलय, शिव का अ और आलय का आ हो जाएगा तो मिलके शिवालय हो जाएगा। इसी तरह गिरीश, गिर का छोटी और बड़ी मिला के बड़ी हो जाएगा, गिरीश हो जाएगा। गुण संधि में मित्रों क्या होता है? जब अ या आ के बाद, गौर कीजिए, जब अ या आ के बाद ई या ई आए तो उन दोनों के स्थान पे ए हो जाता है। अगर अ या आ के बाद उ या उ आए उन दोनों के स्थान पे ओ हो जाता है। यदि अ या आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पे अर हो जाता है। जैसे उदाहरण में समझिए, देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, देव का अ आएगा, इंद्र का ई, तो देवेंद्र, तो ये हो जाएगा देवेंद्र। महोत्सव का महा, उत्सव, तो यहाँ पे आ और ऊ मिलके क्या हो जाएगा? हमने क्या कहा? जब आ के बाद ऊ आएगा तो ओ हो जाएगा, महोत्सव। अतः गुण संधि में अ या आ के बाद अगर ई या ई आवे तो ए हो जाता है, अगर ऊ या ऊ आए तो ओ हो जाता है, अगर री आए तो अर हो जाता है। ठीक है। देखिए, इसका उल्टा यण संधि होती है। अतः अगर यही शब्द पहले आ जाए, ई या ई, ऊ या ऊ या री, और उसके बाद ए आए, अर्थात इसका जस्ट अपोजिट यण संधि होगी। मित्रों ध्यान रखिए। अतः अगर ई या ई के बाद अ या आ या कोई भी असमान वर्ण अर्थात ई या ई को छोड़ के आए तो हमेशा वहाँ पे य हो जाता है, य के ऊपर हलंत रहेगा। इसी तरह उ या उ के बाद अ या आ या कोई असमान वर्ण आए जिसमें उ या उ न हो तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा? व हो जाएगा। इसी तरह इसमें र हो जाएगा, हलंत शब्द रहेगा। उदाहरण है यद्यपि, यदि प्लस अपि, यदि यदि में ई हो जाएगा अ, अतः ई और अ मिलके क्या हो जाएगा? हमने कहा था कि आपको यद्यपि हो जाएगा। इसी तरह अन्वय, अनु प्लस आय, उ प्लस अ मिलके व हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह वृद्धि का उल्टा जस्ट अयादि होता है। वृद्धि संधि में क्या होता है मित्रों? देखिए, आपने गुण संधि में क्या पढ़ा? जब अ या आ के बाद ई या ई, उ या उ आए तो उसके बाद यण संधि होती है। लेकिन अ या आ के बाद हम उन दोनों को छोड़ दीजिए, उसके बाद लाइए क्या? देखिए, अ या आ के बाद ए या ए आए या ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पे क्रमशः ए और मतलब ए और औ हो जाता है। वृद्धि मतलब एक मात्रा का 2 मात्रा हो जाता है। ठीक ना। तो अतः अ या आ के बाद ए या ए हो जाएगा, अगर अ या आ के बाद ओ या औ आए तो औ हो जाएगा। ठीक है। जैसे सदैव और सदैव परम औषधि, इसका जो है उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। इसका उल्टा वृद्धि संधि का उल्टा होता है अयादि संधि। अयादि संधि से तात्पर्य है यदि ए या ए या ओ या औ के बाद क्रमशः अ या आ या असमान वर्ण आए
तो क्रमशः उनके स्थान पे, अर्थात अगर ए आए, ए उसके स्थान उसके साथ अ या आ आए तो उसके स्थान पे क्या हो जाता है, अ। लेकिन अगर बड़ी ए है उसके स्थान पर अ या आ है तो क्या हो जाएगा, आय। उसी तरह अगर ए ओ है, ओ के बाद अ या आ या असमान वर्ण आए उसके स्थान पे अ हो जाता है। ऐसे ही औ के बाद अगर असमान स्वर आए तो सब मिला के आ हो जाता है। इसका उदाहरण नयन, नायक, पवन, पायक। सब मिला के ऐसा नहीं है मित्रों कि आप लोग इससे परिचित हैं, नहीं है, कदाचित आप लोग इससे परिचित हैं, लेकिन सबसे गौर करने की बात यह है कि गुण का उल्टा यण होता है और वृद्धि का उल्टा अयादि होता है। दूसरी बात कि हमेशा वृद्धि संधि में हमेशा दो पाई होता है, जैसे आय की मात्रा होगी या तो औ की मात्रा होगी, जैसे महाौषध, सदैव, एकाएक। तो इससे भी आप पहचान लोगे अगर डबल मात्रा है किसी भी शब्द में तो हमेशा कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। अगर कोई शब्द है उसमें बीच में यह है या वह है तो वह हमेशा या तो क्या होगा, या तो यण संधि होगी या अयादि संधि होगी। अतः आप ऑप्शन से उस क्वेश्चन को सही कर सकते हो। ठीक है, ठीक है मित्र। अब हम दूसरे वर्गीकरण पे चलते हैं, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है, देखिए व्यंजन संधि को अगर आप वासुदेव जी से पढ़ोगे उसमें देखिए ढेर सारे उसके नियम हैं, लेकिन मित्रों मैंने बहुत उसके डेप्थ के अंदर आप न जाओ, क्योंकि अधिकतर हमारे क्वेश्चन यही हो जाते हैं। लेकिन फिर भी 3 पेज का वासुदेव नंदन जी की बुक है संधि की, और 3 पेज को मैं अभी इसी वीडियो के अंत में मैं आपको दे दूंगा। आप उसके बाद 2 पेज प्रैक्टिस है उन्हीं वासुदेव नंदन जी का। आप 5 पेज अगर रट डालोगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है मित्रों, तो व्यंजन संधि में आप थोड़ा उससे देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ आपको कॉमन क्वेश्चंस बता रहे हैं जिससे अधिकतर एग्जाम में आते हैं और उसको आप उस बेस पे कर सकते हो। जैसे संगम, संगम, पंचम, संसार, अगर ऐसे संधि आए तो हमेशा कौन सा होगा, व्यंजन संधि होगी। और जैसे संगम, समागम, तो क्या होगा संगम में, और अगर उसका विच्छेद पूछेगा तो सम, स के आगे म लगा के हलन लिख दीजिए, सम प्लस ये जो लास्ट का 2 शब्द है उसको आप उठा के जस का तस रखिए। अतः अगर संगम का संधि विच्छेद पूछेगा तो सम प्लस गम, गम हो जाएगा। ऐसी पंचम का तो प च के प और च के आगे प और म के सामने हलन लग जाएगा, और जो लास्ट 2 है चम उसको एक तरफ। अतः पंचम का संधि विच्छेद पम प्लस चम हो जाएगा। इसी तरह उल्लास का संधि विच्छेद पूछता है, अगर बीच में अदल है तो उल्ला की जगह त हो जाता है, उत प्लस लास हो जाता है। दिग्गज का अगर संधि विच्छेद पूछता है तो दिक प्लस ज हो जाता है। इसी तरह सदचित का संधि विच्छेद पूछा जाता है तो सद प्लस चित हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा अगर इतना उदाहरण को आप याद रखोगे और इसी पे क्वेश्चन अधिकतर हमारे आ जाते हैं, लेकिन अगर नहीं आएगा तो कोई नहीं, हम लोग ल्यूसेंट या वासुदेव नंदन जी से थोड़ा सा हेल्प ले लेंगे। विसर्ग संधि की जहाँ तक मित्रों बात है तो विसर्ग संधि, देखिए विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो ऐसे संधि को क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। विसर्ग आप जानते हो ऐसे 2 पटपाई होती है, ये विसर्ग हो गया। तो इसका जहाँ तक उदाहरण है इसको भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चिर परिचित उदाहरण है उसी से क्वेश्चन आते हैं। ऐसे 3 उदाहरणों को हमने यहाँ पे रखा है। अगर आप 3 को आप इस 3 तरह के टाइप्स के अगर आप उदाहरण को हल कर लेते हो तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो वासुदेव नंदन जी के 3 पन्ना है उसको पढ़ लिया जाएगा। देखिए निष्कपट, अगर क्वेश्चन पूछता है निष्कपट अर्थात कोई ऐसा शब्द आता है जिसके बीच में ये पेट फरुआ सा इसको कहते हैं, या बड़ा वाला श आधा, तो नि हो जाएगा प्लस ये जो कपट हो जाएगा। निष्पाप, नि प्लस पाप हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है निर्झर, अतः अगर कोई ऐसा शब्द है जिसमें उड़ंतुआ रह है तो उसका वो हमेशा क्या हो जाए, विसर्ग संधि होगी, और नि के आगे विसर्ग प्लस जो लास्ट का 2 शब्द है वो अर्थात निर्झर हो जाएगा। दुर्गति, उड़ंतुआ रह है, दुर प्लस गति मतलब दुह प्लस गति हो जाएगा। इसी तरह मनोरम या मनोरथ या मनोरमा अगर पूछे तो मन प्लस रम। ठीक है मित्रों, इस तरह से आप थोड़ा से संधि पे एक मास्टर प्लान और एक थोड़ा सा स्ट्रेटजी बना के आप फोकस होंगे तो आराम से 3 से 4 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। अतः मित्रों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।